तो हेपेटाइटिस सी वायरस के बारे में पढ़ रहे हैं, बताते हैं आपको। इटियोलॉजी जो है इसमें जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है जो कि फ्लेविविरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। और इस वायरस में जो है जेनेटिक हेट्रोजेनिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण जो है रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट और क्लिनिकल कोर्स इसका बहुत वेरी करता होता है। और एपिडेमियोलॉजी में जो है ये क्रोनिक लीवर डिजीज़ जो बड़ों में होता है उसका एक मेजर कारण होता है। और रिस्क फैक्टर्स में जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिफोर 1992 और इलीगल ड्रग्स यूज विद एक्सपोजर टू ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द एचसीवी इन्फेक्टेड पर्सन जो है मेजर रिस्क फैक्टर रहता है। और ये जो है एचसीवी ट्रांसमिशन जो है 0.001% पर यूनिट ट्रांसफ्यूज ब्लड होता है, मतलब 0.001%। जो करंट ब्लड डोनर स्क्रीनिंग प्रैक्टिसेस है उनको कंसीडर करते हुए मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स के जरिए भी जो है ये एचसीवी ट्रांसमिशन हो सकता है, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर भी हो सकता है। और बच्चों में जो है ये पेरिनिटली ट्रांसमिट हो सकता है मदर्स के थ्रू। तो इंक्यूबेशन पीरियड इसका जो है 7 to 9 वीक्स होता है। और क्योंकि ये पेरिनिटली ट्रांसफ़र होता है एचसीवी वायरस, और जिसमें जो है सिजेरियन और वेजिनल डिलीवरी मोड ऑफ डिलीवरी का कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों में ही सिमिलर रेट्स हैं। और एचसीवी स्क्रीनिंग करनी चाहिए हर प्रेग्नेंट वुमेन की। और ये ब्रेस्ट मिल्क में जो है एचसीवी आरएनए पाया गया है, मगर जो है अगर मदर जो है साथ में एचआईवी इन्फेक्टेड है तो ही ब्रेस्ट फीडिंग जो है अवॉइड करनी चाहिए, नहीं तो जो है ब्रेस्ट फीडिंग को का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पैथोजेनेसिस में जो है ये जो है बाकी हेपेटोट्रोपिक वायरसेस से जो है हेपेटिक इंजरी इसकी इंडिस्टिंग्विशेबल है। साइटोपैथिक इंजरी करती है, कुछ केसेस में इम्यून मेडिएटेड इंजरी भी पाई गई है। और जो है लिम्फोइड एग्रीगेट्स या फोलिकल जो है पोर्टल एरियाज के अराउंड जो है मिल सकते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में जो है इसकी जो एक्यूट एचसीवी इन्फेक्शन जो है वो माइल्ड और इंसीडियस होती है ऑनसेट में। एक्यूट लीवर फेलियर जो है बहुत कम होता है। और ज़्यादातर जो है ये इन्फेक्शन जो है क्रोनिक इन्फेक्शन की तरफ प्रोग्रेस करती है। अब जितने भी इन्फेक्टेड होते हैं अडल्ट, उनमें से 15% ही जो है वायरस को क्लियर कर पाते हैं, बाकी जो है क्रोनिक हेपेटाइटिस की तरफ प्रोग्रेस कर जाते हैं। और पीडियाट्रिक्स में 20 से 40% ही जो है वायरस को क्लियर कर पाते हैं, वो भी 5 साल के अंदर। बाकी जो है इसके अदर सिकुले की तरफ प्रोग्रेस करते हैं। हेपेटाइटिस सी जो है जो क्रोनिक इन्फेक्शन है वो भी जो है क्लिनिकली साइलेंट होती है जब तक कि कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना हो। और सीरम अमीनो ट्रांसफरेज लेवल जो है फ्लक्चुएट करते रहते हैं। और हिस्टोलॉजिक इन्फ्लेमेशन जो है यूनिवर्सल होती है। और कभी कभी नॉर्मल भी होते हैं सीरम अमीनो ट्रांसफरेज लेवल, तो उन पे ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। धीरे धीरे जो है ओवर सेवरल ईयर जो है ये फाइब्रोसिस की तरफ प्रोग्रेशन कर जाता है। और अनलेस ये प्रोग्रेशन जो है तेज भी हो सकती है अगर कोई कोमोर्बिड फैक्टर साथ में हो तो। लगभग देखा जाए तो 25% जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं वो अल्टीमेटली जो है सिरोसिस, लीवर फेलियर और कुछ केसेस जो है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की तरफ जो है प्रोग्रेस कर जाते हैं ओवर 20 to 30 ईयर्स ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन। बच्चों में भी जो है थोड़े बहुत जो केसेस हैं सिरहोसिस, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा और फाइब्रोसिस के पाए गए हैं। तो इसकी जो लॉन्ग टर्म मोर्बिडिटी है उसको कंसीडर करते हुए जो है इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बच्चों में करना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। कई कुछ केसेस में स्मॉल वेसल वस्कुलाइटिस जो है वो भी हो जाती है, जिसका जो कि एक कॉमन काज है असेंशियल मिक्स्ड क्रायोग्लोबुलिनीमिया का। अडल्ट्स में जो है एक्स्ट्रा हेपेटिक मैनिफेस्टेशन जो है वो पाई जा सकती हैं अगर इम्यून मेडिएटेड इंजरी भी ये कॉज करने लग जाए तो, जैसे क्यूटेनियस वस्कुलाइटिस, पोरफायरिया क्यूटेनिया टाडा, लाइकन प्लानस, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, सेरेब्राइटिस, पोली अर्थराइटिस, मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। एंटीबॉडीज स्मूथ मसल के खिलाफ, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज, लो थायराइड हार्मोन भी प्रेजेंट हो सकता है। अब आ जाते हैं डायग्नोसिस के। डायग्नोसिस जो है चिल्ड्रन में जो है 18 मंथ से जो ऊपर चिल्ड्रन है उनका जो डायग्नोसिस क्राइटेरिया है वो अडल्ट्स की तरह ही होता है। और इसमें जो है हम एंटी एचसीवी और वायरल डी आरएनए को डिटेक्ट करते होते हैं। और जो
प्रिडिक्टिव वैल्यू है एंटी एचसीवी की, वो जो है ग्रेटेस्ट होती है हाई रिस्क पॉपुलेशन में। हालांकि जो है फॉल्स पॉजिटिव रेट भी पाया गया है लो रिस्क पॉपुलेशन में 50 to 60% एज हाई एज, और फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स भी आ सकते हैं, क्योंकि एंटीबॉडी जो है एचसीवी जो वो जो है 1 से 3 महीने तक नेगेटिव रहती है क्लिनिकल ऑनसेट ऑफ इलनेस के बाद। तो एंटी एचसीवी जो है कोई प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी नहीं है, और ये कोई इम्यूनिटी जो है प्रोवाइड नहीं करती है, और ये वायरस हो ब्लड में वायरस होने के साथ साथ भी प्रेजेंट हो सकती है। उसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है एच सी वी आर एन ए को डिटेक्ट करना, जो कि पीसीआर टेस्टिंग के जरिए होता है। तो डायग्नोसिस क्रोनिक एच सी वी इन्फेक्शन का तब बनता है जब एच सी वी आर एन ए जो है एच सी वी आर एन ए मोर देन 6 मंथ्स जो है प्रेजेंट हो, डिटेक्टेबल हो। क्वांटिटेटिव पीसीआर जो है रिस्पॉन्स टू थेरेपी को मॉनिटर करने में हेल्पफुल रहता है। अब जो 18 महीने से कम एज के हैं इन्फेंट्स, उसमें जो है डायग्नोसिस बनाना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि मदर से जो है एंटीबॉडीज जो है पैसिवली ट्रांसफ़र हो जाती हैं, तो इस जो कि 1 साल तक प्रेजेंट होती है या उससे भी ज़्यादा। तो इसलिए जो है एंटी एच सी वी टेस्टिंग जो है उसकी लिमिटेड वैल्यू होती है फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में। तो डायग्नोसिस इस एज ग्रुप में इस्टेब्लिश तब किया जा सकता है जब एच सी वी आर एन ए पॉजिटिव हो 2 या 2 से ज़्यादा ओकेशन आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ एज। और क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनियस क्लियरेंस जो है उसके लिए जो है 2 नेगेटिव एच सी वी आर एन ए टेस्ट चाहिए 6 महीने अपार्ट, और उसके बाद जो है एंटी एच सी वी टेस्टिंग जो है 18 महीने के बाद करनी चाहिए कि वो नेगेटिव होनी चाहिए। तब जाके हम कहेंगे कि स्पॉन्टेनियस क्लियरेंस हो गया है, यानी एच सी वी आर एन ए जो है 2 बार नेगेटिव आ जाए 6 महीने के अपार्ट, और उसके बाद जो है 18 महीने की एज के बाद जो है एंटी एच सी वी भी जो है नेगेटिव होना चाहिए, यानी वायरस भी क्लियर होना चाहिए, एंटीबॉडी भी जो है क्लियर होनी चाहिए 18 महीने के बाद। स्क्रीनिंग किन पेशेंट्स में करनी चाहिए एचसीवी की? जिसमें हिस्ट्री ऑफ इलीगल ड्रग यूज़ हो, या उन्होंने क्लोटिंग फैक्टर 1987 से पहले लिया हो, जहाँ पे जब इनएक्टिवेशन प्रोसीजर जो है इंट्रोड्यूस ही हुए थे, और ब्लड प्रोडक्ट्स अगर उन्होंने 1992 से पहले लिए हैं, हीमोडायलिसिस के पेशेंट हैं, इडियोपैथिक लीवर डिजीज़ है, या एचसीवी इन्फेक्टेड मदर से जो है बच्चे पैदा हुए हैं, तो उन केसेस में जो है स्क्रीनिंग करनी चाहिए एचसीवी की। और ये भी कंसीडर करना चाहिए कि भी मदर में जो है रिस्क फैक्टर्स थे या नहीं थे प्रेग्नेंट डिलीवरी के दौरान। और एचसीवी की जीनोटाइपिंग भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल थेरेपी हैं वो जो है स्पेसिफिक टारगेट जीनोटाइप्स को इन्वॉल्व करती हैं, एक्ट करती हैं। अब न्यूर पैन जीनोटाइपिक डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल एजेंट्स के आने के बाद जो है इनकी जीनोटाइपिक की इनकी इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी, मगर अभी ये जो है ट्रायल्स में है और अभी इसका चलन ज़्यादा नहीं हुआ है। अमीनो ट्रांसफरेज लेवल फ्लक्चुएट करते रहते हैं एचसीवी इन्फेक्शन में, और ये कोई कोरिलेट नहीं करते डिग्री ऑफ लीवर फाइब्रोसिस पे। लीवर बायोप्सी पहले की जाती थी ज़्यादातर केसेस में, मगर अब जो है नई नॉन इन्वेजिव मोडेलिटीज़ जैसे कि अल्ट्रासाउंड और मैग्नेटिक रेजोनेंस इलास्टोग्राफी आने के बाद जो है काफ़ी जो है इन नॉन इन्वेजिवली भी जो है हम डिग्री ऑफ फाइब्रोसिस को देख सकते हैं, जांच सकते हैं, और बायोप्सी की नीड कम है। अब लीवर बायोप्सी अब तभी की दूसरे ओवर्ट लीवर डिजीज़ को रूल आउट करने के लिए ही की जाती होती है। कॉम्प्लिकेशंस में ये जो है ये एक्यूट लीवर फेलियर का रिस्क कम है, मगर जो है इसकी क्रोनिसिटी होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। ये प्रोग्रेस कर सकती है क्रोनिक इन्फेक्शन में, फिर उसके बाद सिरहोसिस और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में। हेपेटाइटिस सी का अगर देखा जाए तो 1% केस में ये फल्मिनेंट हेपेटिक फेलियर में जा सकती है, और 20 से 40% में क्लियर हो सकता है, और 60 से 80% में जो परसिस्टेंट इन्फेक्शन रहती है जो कि क्रोनिक हेपेटाइटिस होते हुए, और क्रोनिक हेपेटाइटिस होने के बाद जो है 20% केसेस में सिरहोसिस, और जो है सिरहोसिस से जो है 4% केसेस में जो है ये हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में डेवलप हो सकता है। तो ट्रीटमेंट जो है अब जो है
हम नई जो ड्रग थेरेपी आई है, डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल एजेंट, जो है जो मोर देन 3 इयर्स के बच्चों में और एडोलसेंट में सेफ और इफेक्टिव पाई गई है। पहले जो है पैग इंटरफेरोन और रिबाविरिन यूज़ करते थे, जिनमें जो है लंबा ट्रीटमेंट देना होता था 48 वीक्स का, और क्लोज मॉनिटरिंग करनी पड़ती थी, और पैनसाइटोपिनिया होने का डर रहता था। और उनका जो एसवीआर रेट है, जिसे हम सस्टेन्ड वायरल रिस्पॉन्स कहते हैं, वो भी 50% था, जबकि डायरेक्ट एक्टिंग एंटी वायरल्स का सस्टेन्ड वायरल रिस्पॉन्स मोर देन 95% है बच्चों में। और ये सेफ़ है, इफ़ेक्टिव है, और इसमें जो है कोई कंपैरेटिवली जो है थोड़ा शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट देने से भी जो है एसवीआर अचीव हो जाता है। एसवीआर क्या होता है? सस्टेन्ड वायरल रिस्पॉन्स वो होता है कि इज डिफाइंड एज एब्सेंस ऑफ वायरीमिया एट ए वेरिएबल पीरियड आफ्टर स्टॉपिंग द मेडिकेशन स्टॉप्स करने के बाद जो है, उसके बाद भी जो है वायरस की एब्सेंस है वेरिएबल पीरियड तक, वो जो है सस्टेन्ड वायरल रिस्पॉन्स कहलाता है। ये जो डायरेक्टली एक्टिंग एंटीवायरल एजेंट्स हैं, ये 3 HCV प्रोटीन्स को टारगेट करते हैं, नेमली जो है NS3/4A प्रोटीज इनहिबिटर्स। NS3/4A प्रोटीज इनहिबिटर जो है ये वर्क करते हैं HCV प्रोटीन पोलीप्रोटीन प्रोसेसिंग को इनहिबिट करके। ठीक है, फिर आ जाते हैं NS5A इनहिबिटर्स, पोलीमरेज इनहिबिटर्स। NS, देखिए, तीन है: NS3/4A प्रोटीज इनहिबिटर्स, NS5A इनहिबिटर्स, और NS5B पोलीमरेज इनहिबिटर। NS3/4A प्रोटीज इनहिबिटर जो है वो वर्क करते हैं HCV पोलीप्रोटीन प्रोसेसिंग को इनहिबिट करके, और NS5A इनहिबिटर जो है वो वायरल रेप्लिकेशन और असेंबली को इनहिबिट करते हैं, और NS5B पोलीमरेज इनहिबिटर जो है वो पोलीमरेज इनहिबिटर है, तो ये HCV RNA रेप्लिकेशन को ब्लॉक करते हैं। इन दो या दो से ज़्यादा क्लास ऑफ ड्रग्स को मिक्स करके जो है, मतलब साथ में कॉम्बिनेशन जो है वो हेल्पफुल रहता है HCV को कंट्रोल करने में और हाई SVR रेट्स अचीव करने में। अब जो क्लिनिकल ट्रायल है उसमें जो है लेडीपासवीर 90 mg और सोफोसबूवीर 400 mg जो है जीनोटाइप 1 के खिलाफ जो है 12 हफ्ते के ट्रीटमेंट के दौरान चिल्ड्रन एज 12 to 17 ईयर्स में जो है ट्रायल सक्सेसफुल पाया गया है। तो FDA ने जो है इसे मोर मोर देन 3 इयर्स ऑफ एज के लिए अप्रूव किया हुआ है, इन्हीं जीनोटाइप्स के लिए। और जनरली जो ट्रीटमेंट है वो 8 से 12 हफ्ते तक दिया जाता होता है। और डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल थेरेपी जो है अब जो है ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में जो है छोटे बच्चों में जो कि टैबलेट्स को स्वेलो नहीं कर सकते आ गई है, और उनको जो है नॉन एसिडिक सॉफ्ट फूड में मिक्स करके जैसे पुडिंग और पीनट बटर में दे सकते हैं। और SVR जो है 97% अचीव किया गया है 3 साल के बच्चों के ऊपर, जब ये दवाइयाँ दी जाती हैं। मतलब 3 साल की एज होनी चाहिए, उसके बाद ये दवाइयाँ दे सकते हैं। और इसमें होता क्या है, पहले जो है जैसे पेशेंट हमने रिकॉग्नाइज किया, तो उसका जो है बेसलाइन HCV PCR कराते हैं, ताकि पता लगे कितना वायरल लोड है। और फिर उसके बाद जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। फिर 12 हफ्ते बाद देखते हैं कि HCV PCR कितना है, फिर 24 हफ्ते बाद, और कितना क्लियर हो गया है। और फिर उसके बाद जो है अगर कोई फाइब्रोसिस और सिरहोसिस नहीं है तो फिर उसके बाद 1 साल बाद भी करते हैं, ताकि कंप्लीशन ऑफ थेरेपी के बाद टू अफर्म द सस्टेन वायरल रिस्पॉन्स। अब जो नई ट्रीटमेंट आई हैं वो जो है वो पैन जीनोटिपिक है, क्योंकि जीनोटिपिंग जो है बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट होता है। तो अब जो है सारे जीनोटाइप के खिलाफ ही अगर कोई मेडिसिन हों तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो ऐसी हैं जैसे वो जैसे सोफोसबूवीर और वेलपेटासवीर का कॉम्बिनेशन, जो कि मोर देन 3 इयर्स इक्वल और टू 3 इयर्स के लिए अप्रूव्ड है, जो कि वंस डेली वेट बेस्ड डोजिंग देनी होती है 12 हफ्ते के लिए। या एक और कॉम्बिनेशन है ग्लिका प्रेविर पाइब्रेंटासवीर पाइब्रेंटासवीर और ग्लिका प्रेविर का कॉम्बिनेशन, जो कि 3 वेट बेस्ड डोसेस देनी होती है पर डे फॉर 8 हफ्ते के लिए। और इससे जो है एक्सपेंसिव जीनोटिपिक टेस्टिंग जो है
वो अवॉइड की जा सकती है। इनका एसवीआर रेट थोड़ा सा कम है अगर जीनोटिपिक स्पेसिफिक थेरेपी से, मगर फिर भी ठीक है, मगर मोर देन 92% भी कोई कम नहीं है। और कंपैरेटिवली टू 97%, 98%। और जबकि ग्लिकाप्रेविर और पाई ब्रेंटास्वीर का जो है कॉम्बिनेशन जो 8 हफ्ते के लिए दी जाती है 1 to 6 जीनोटाइप्स के खिलाफ है, इसका एसवीआर जो देखा जाए वो 96, SVR12 जो है 96% है। ये भी ठीक है कंपेरेबली। अब एक बार जो है प्रिवेंशन के लिए अभी कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हुई है क्यों, और एक अगर इन्फेक्शन जो है आइडेंटिफाई हो गई है तो पेशेंट को जो है स्क्रीन करना होता है ईयरली विद लीवर अल्ट्रासाउंड और सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन, ताकि HCC और कोई और लीवर डिजीज़ तो नहीं हो गया ये डिटेक्ट करने के लिए। अम, और HAV और HBV की वैक्सीन जो है थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट करती है फर्दर HCV की इन्फेक्शन से और लीवर डिजीज़ डेवलप होने से। जिन बच्चों में लीवर फाइब्रोसिस हो गया है, पाया गया है उसके सिम्टम्स और एविडेंस, तो उनको जो है क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है HCV एरेडिकेट होने के बाद भी। अब ये जो है डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल एजेंट्स का जो है एक फ़ायदा ये भी है, ये कुछ केसेस में जो है फाइब्रोसिस को रिवर्स भी करती है। हालांकि इस पर जो है अभी और डाटा आना बाकी है, स्टडी करनी बाकी है। डायरेक्ट एंटी एक्टिंग एंटीवायरल थेरेपी ने रेवोल्यूशनाइज कर दिया ट्रीटमेंट और HCV को। पहले लोग डरते थे कि HCV से, मगर अब जो है काफ़ी अच्छे हद तक जो है थेरेपी आ गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि 2016 में उन्होंने एक टारगेट सेट किया था कि HCV को 2030 तक एलिमिनेट कर देंगे। अब ये डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल आने से जो है वो स्टेप वो जो है उस गोल को अचीव करने में काफ़ी हेल्पफुल मिल रहा है। थैंक यू।